तो हम लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 10, ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हायर ऑर्डर की बात करेंगे बट बात करेंगे ओडीई की, ठीक है, अभी पीडीई नहीं देखेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा था, लीनियर ऑर्डर एंड लीनियर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो जनरल फॉर्म, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ही जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो वो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स एन पावर में, ओके, आई विल टेक दिस एन डिग्री, फिर एन माइनस वन ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है, एन माइनस टू एन अप टू डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे मौजूद होगा और सिर्फ वाई, ओनली वाई, ठीक है। तो ये तो जनरल फॉर्म हो गई, इधर एक्स होल में है एंड ये जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, P1 P2 एंड Pn, ठीक है, फंक्शंस ऑफ एक्स, प्योर फंक्शन ऑफ एक्स हैं। अब यही डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं एंड दिस K1 K2, ठीक है, ये तो सेम होगा यहाँ पे एंड Kn, ठीक है। तो ये ऑल कोफिशिएंट्स हैं बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट की एंड हियर वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, एक फंक्शन का फॉर्म है। तो अब ये यही से समझ में आना चाहिए कि हायर ऑर्डर, या हम जब बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस की, तो अगर हम बात करें हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो हम बात कर रहे हैं इनकी, जहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स रहेंगे ये K1 K2 लाइक दिस ऑल कांस्टेंट, ठीक है, ऑल कोफिशिएंट कांस्टेंट होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जिनमें फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने कैटेगराइजेशन कर लिया। अब हमको सबसे मेन जो देखना है और जो हमारे सिलेबस में है एंड जो सेमेस्टर के सिलेबस में भी है, तो वो है हमारा ये, ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर क्यों, ये आपका इसके ऑर्डर को बना देता है ज़्यादा, ठीक है। एनी ऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू सबसे हाई, डी एक्स टू, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स है तो वो आपका प्रीवियस जो हमने पूरे लेक्चर्स देखे हैं तो वो लीनियर ऑर्डर एंड लीनियर डिग्री आपका बन जाएगा। ओके, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं, मतलब ये होगा विद इसके, इनमें से कुछ भी हो सकता है या इससे बड़ा, या इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अप टू एन किसी भी टर्म, किसी भी ऑर्डर का, ठीक है, आपका किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव का टर्म मौजूद है, बट हम बात करेंगे स्पेशल केस की, तो हमारे जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे कांस्टेंट ही होंगे, ये हमको याद रखना है, ठीक है। कोफिशिएंट जो हमारे होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ओके, तो अब ये तो हमें एक जनरल फॉर्म समझ में आ गया, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमें जनरल फॉर्म यहाँ से दिख रहा है, ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये कम होगा तो n माइनस वन, एन माइनस टू, आखिरी में सिर्फ बचेगा वन और यहाँ पे जीरो, तो फिर यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स का टर्म आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है, तो हमको ये वाला केस देखना है, केस टू एंड केस वन, हमको केस टू देखना है। अब केस टू को अगर हम देखें, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार और क्लियर होने के लिए, हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि n के टर्म मौजूद है, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n या n माइनस वन या समथिंग कुछ भी, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब इस पूरे स्टेटमेंट का आपको मतलब समझ में आया होगा, ओके, इस पूरे स्टेटमेंट का आपको मतलब समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, तो आपका इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है फंक्शन ऑफ डी डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, वेयर डी इज डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ये डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ये डी अपॉन डी एक्स,
एंड हियर दिस डी अपॉन डी एक्स सबको हम रख लें डी। ओके, तो ये मैंने शो कर दिया, ये जो डी बोला गया है तो इसका मतलब क्या है, सबको हम अगर रख दें डी एंड देन, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा डी एन प्लस के वन डी एन माइनस वन प्लस के टू डी एन माइनस टू प्लस अप टू के एन। ठीक है, हम ये दिस ओनली इज डी, हमारा तो डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म थे ना। ओके, तो हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू x। तो हमारा जो ऊपर इक्वेशन हुआ करती थी वो शॉर्ट में होके ऐसी बन गई इफ हमने इसको सब्स्टिट्यूट या अज्यूम कर लिया। तो इस इक्वेशन से हमारी ये इक्वेशन निकल के आती है जो हमारी मेन इक्वेशन है। ओके, दिस इक्वेशन हमारी यहाँ से निकल के आती है, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ कैपिटल डी इंटू वाई। और ये पूरा जो फंक्शन है ये हमको याद रखना है, ये पूरा जो फंक्शन है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो डी की पावर एन प्लस के वन, ठीक है, और के वन के टू बिकॉज कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ देख लिया हमने, तो हम इसके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो मिलके बना होता है सी एफ प्लस पी आई से। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओके, एन पी आई तो सबको पता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी तो बेसिक्स पे चल रहे हैं हम, अभी हम अपने मेथड पे नहीं पहुंचेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका सी एफ को निकालने के लिए जो मेथड होता है उसके 4 केसेस होते हैं, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए मेथड आपके दो हैं, M1 M2। दूसरा मेथड है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसको हम सबसे आखिरी में देखेंगे। ओके, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। मेथड 1 जो है उसके अंदर आपके 6 केसेस होते हैं। तो ये एक समरी, ठीक है, ये आपकी जो इक्वेशन होती है वो एफ ऑफ कैपिटल डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होती है। ये कौन सी इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ओके, जहां पे डी को हमने अज्यूम किया है ये, तो आपकी इक्वेशन कुछ बनी ऐसी। ठीक है, ये पूरे को आपने एफ फंक्शन ऑफ डी माना है इंटू वाई। ठीक है, तो एफ डी क्या है वो भी मैंने दिखा दिया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन का निकलेगा या इस इक्वेशन का निकलेगा, ठीक है, दिस, तो वो हमारा सी एफ प्लस पी आई का सम होगा। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम 4 केसेस, मतलब जिस मेथड से निकालते हैं उसके 4 केसेस हैं, 4 अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। सॉरी 4 केसेस है, तरीका एक ही है। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 अलग तरीकों से निकाल सकते हैं, जिसमें कि पहले के 6 केसेस है, दूसरे का नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब आएंगे हम क्वेश्चन पे, मतलब एग्जाम्पल पे। ओके, तो इक्वेशन आपकी ये थी, 2-3 शॉर्ट चीज़ों पर बात कर लेते हैं। एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब हमारा कैपिटल एक्स क्या होता है, ठीक है, ये हमने डिटेल में देख लिया। वाई तो आपको पता ही है, एंड एक्स कैपिटल एक्स जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, अगर वो 0 है, ठीक है, मतलब आपकी इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0 ओनली दिस है, तो आपका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता है। एंड अगर नॉट इक्वल है तो नॉन होमोजेनियस। तो ये तो पहचानने का तरीका है, ये हमें आगे यूजफुल होगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो होमोजेनियस के लिए डिफरेंट मेथड हो सकते हैं और नॉन होमोजेनियस के लिए डिफरेंट। अब अगर हम बात करें हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद, ठीक है, ये सारा केस था कांस्टेंट कोफिशिएंट का। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट में बोला तो वीसी, वेरिएबल कोफिशिएंट। तो वेरिएबल कोफिशिएंट जो मैंने ऊपर फॉर्म दिखाया भी था कैसा होता है वो तो आपको पता है। ठीक है, P1 P2 सारे फंक्शन ऑफ एक्स हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसके 2 रिप्रेजेंटेशन के मेथड हो सकते हैं, कॉची जो भी बोलो, होमोजीनियस फॉर्म और लीजेंड्रे
होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। तो हायर ऑर्डर एलडी विद वेरिएबल कोफिशिएंट, तो जब हम कांस्टेंट कोफिशिएंट को पूरा देख लेंगे तो हम वेरिएबल कोफिशिएंट वाले मेथड्स को भी देखेंगे, ठीक है। वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना जर्नी शुरू करते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट से। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का हम नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, जो नॉर्मली या फुल फॉर्म जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस इतना है कि आपका इसके पावर 1 हो गई है, ठीक है। एंड इधर भी मौजूद है dy अपन dx का टर्म, बट उसकी पावर, ठीक है, 0 है, तो हमको दिखता नहीं। मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं सिमिलरिटी दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका सिमिलरिटी मौजूद है पूरे में, ठीक है। बस dy अपन dx यहाँ पे है, पर उसकी पावर 0 है, ठीक है। n-1 डाउन होते होते n-2 1 आया, ठीक है, एंड 0। तो ये आपकी, अब अगर हम इससे मोस्ट जनरल फॉर्म निकालना चाहें, जो आपने देखा भी था, मोस्ट जनरल फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं आपके सारे जो, ठीक है, ये सारे आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। तो इसी की वजह से हम कांस्टेंट कोफिशिएंट की वजह से ये मेथड पढ़े हैं, बाकी वेरिएबल का अलग है। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, ओके। जो वेरिएबल ऊपर होता है, जो वेरिएबल ऊपर होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने क्या लिया था, लेट d अपॉन d इजकल टू d अपॉन डी एक्स एंड x इजकल टू x। तो हमारा जो मोस्ट शॉर्ट फॉर्म आया वो आया था ये। तो हमें इसी पे वर्क करना है। अब इसका जो सॉल्यूशन है सी एस इजकल टू सी एफ प्लस पी आई, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमको क्या करना होता है, हमको अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे, राइट द गिवन एल डी ई इन डी फॉर्म, ओके। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे अगर आपको ऐसी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, फुल, तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, सबसे स्टेप 1 रहेगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे हमको सब कुछ समझ में आएगा। स्टेप 2 की बात करते हैं, तो हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोल सकते हैं एंड उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। और जो वेरिएबल है उसको हम m मानेंगे, ठीक है। स्टेप 3, सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड इट्स रूट्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स हमें निकालने हैं, सच दैट m1 m2 m3 एंड सो ऑन, कितने भी रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, जितनी ऑर्डर की इक्वेशन तो उसी हिसाब से। तो ये हमने लिखा, हम अपना सी एफ लिखेंगे स्टेप 4, ठीक है। यहाँ से अच्छे से देखना है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन या जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो शुरू होते हैं, ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट था। तो सी एफ लिखने में केस 1, ठीक है, 4 केसेस हमने देखे थे। केस 1 में हम बात करेंगे इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट, रियल है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा रूट, ठीक है, लाइक 2 and 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये 2 रूट हैं। अगर ऐसा है तो आप सी एफ को लिखेंगे c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x, ठीक है। अगर मैं आपको साथ के साथ इसमें ये रूट्स रख के भी दिखा दूँ,
तो ये हो जाएगा C1 e रेज टू 2x प्लस C2 e रेज टू 3x, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो पहले हम CF सीख लेते हैं, CF में पूरा अंदर तक देख लेते हैं, फिर स्टेप 5 जो होगा आपका, तो वो आपका सीधे से आपको पता है, राइट PI, और जब CF PI हो जाएगा तो आप फाइनल स्टेप जो आपका होगा स्टेप 6, वो आपका होगा राइट कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, CF प्लस PI के फॉर्म में, ठीक है। CF का पहला केस देखा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपका C1 e रेज टू m1x, C2 e रेज टू m2x, अगर आपका एक और रूट है तो C3 e रेज टू m3x हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है, जितने रूट्स होंगे। और ये कंडीशन तभी लग रही है जब सारे के सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, ओके, ये कंडीशन तभी लग रही है। अब कंडीशन 2 देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्या थी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो लेट रूट्स क्या है यहाँ पे, रूट्स आर रियल तो हैं, ठीक है, पहले तो रियल के सारे केसेस देख रहे हैं, बट इक्वल हैं या रिपीटेटिव रूट्स हैं। तो m1 m2 तीन रूट्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इक्वल टू m, तीनों रूट्स आपके m के इक्वल हो गए, ठीक है, लेट। तो आपका CF जो होगा वो आपको याद रखना है, e रेज टू m का केस तो आएगा। अब m आपका, आप m1 लिखो, m2 लिखो, m3 लिखो, कुछ भी लिखो, वो तो सब सेम है, तो आपने सिर्फ m लिख दिया, ठीक है। अब अंदर जो आपका C1 होता था, वो C1 ऐसा दिखाता हूँ मैं, ठीक है, इसको कभी भूलेंगे नहीं, x एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके रूट्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप इसमें x के टर्म ऐड करते जाएंगे। अगर दो रूट्स हैं ओनली, इफ देयर आर टू रूट्स ओनली, तो C1 C2x e raised to mx. If we compare, ठीक है, तो इफ वी कंपेयर देन C1 e raised to m1x प्लस C2 e raised to m2x, ठीक है। तो वहां पे कोई भी x का टर्म नहीं होता था, तो ये हमेशा याद रखेंगे जब रिपीट होंगे, ठीक है, रिपीटिशन के केस में जब इक्वल है, मतलब रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीटिशन के केस में आपके एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स क्यूब जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों में। तो ये जनरल फॉर्म हो गई कंडीशन 2 की। एक बात और कि ये जो आपका x है या यहाँ पे जो x है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सेमेस्टर में या कोई भी अगर क्वेश्चन सही से फ्रेम किया गया है, तो क्वेश्चन में अगर dy अपॉन dx की जगह वो आपको दे देता है dx अपॉन dy, देन यहाँ पे आपका इसी हिसाब से आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, C1 C2y प्लस C3y स्क्वायर e रेज टू my, ठीक है। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि आपका जो ये जो x मौजूद है ये इंडिपेंडेंट टर्म है, बट व्होएवर जो भी इंडिपेंडेंट टर्म होगा तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। अगर चेंज होता है तो हम यहाँ पे y से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। थर्ड केस है हमारा, केस या कंडीशन जो भी बोलो, ठीक है। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, तो अगर हम बात करें रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब a प्लस माइनस आई बीटा, या आप अगर j का टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से वो हो जाएगा। तो आपका जो CF होगा यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो दोनों केसेस, वो मान लो पहला एक केस है तो दूसरा उसका सब केस है लगभग एक तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा आपका e रेज टू एल्फा, उसी में पैटर्न में लिखता हूँ, e को बाहरी बाद में लिखता हूँ, अल्फा x, ठीक है,
अल्फा कौन सा, ये टर्म अल्फा एक्स, और अंदर आपका C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। या मैं इसको ठीक है, साइन बीटा एक्स। तो ये आपका केस 3 है, तो ये आपको याद रखना है, ई रेस टू अल्फा का टर्म है। अब केस 4 की अगर बात करें हम, केस 4, ठीक है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड और इक्वल, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं, याद रखना, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है, लाइक दिस। तो आपके रूट्स रिपीट कर रहे हैं लाइक दिस। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ताकि सी एफ यहाँ पे लिख सकूँ, ठीक है, M1 अल्फा प्लस माइनस आई बीटा एंड M2, ठीक है। अल्फा बीटा डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, याद रखना, बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। M1 M2 पेयर है, ठीक है, इस हिसाब से। और हमने ये क्या कर दिया कि दोनों इक्वल टू M है, ओके, तभी हमने इक्वल माना है। अब यहाँ पे आपका सी एफ क्या होगा, तो वो देखते हैं, ठीक है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, ये सी एफ इसका है, ये सी एफ इसका है, ठीक है। मैं सिमिलरिटी के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ई रेस टू अल्फा एक्स का टर्म यहाँ भी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने ले लिया उसको। एंड इधर आपका बस चेंज होगा, C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स। कॉस बीटा एक्स एंड साइन बीटा एक्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो आपका कंडीशन 2 जो हुआ करती थी आपकी रिपीट हो रहे थे, तो C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एम एक्स। अगर हम यहीं पे कंपेयर करें केस 1 से, तो ऑल 4 केसेस यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, केस 1 है, इसको मैं दिखा देता हूँ सही से। दिस इज केस 1 केस 2, ठीक है। ये एरो से आपको साफ दिख रहा होगा स्टेटमेंट। तो C1 ये आपका सबसे पहला C1 ई रेस टू M1 एक्स प्लस C2 ई रेस टू M2 एक्स प्लस C3 ई रेस टू M3 एक्स, ठीक है। हर रूट के लिए डिफरेंट टर्म होगा और उसका जो कोफिशिएंट है C1 C2 वो भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे C1 C2 C3 होंगे, 3 रूट हैं, ठीक है। C1 C2 C3 मतलब 3 रूट, C1 C2 मतलब 2 रूट, 4 रूट, तो C1 C2 C3 C4 उस हिसाब से। बट पहला वाला कुछ नहीं, दूसरे के संग x, ये यहाँ पे भी अगर हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि x की पावर 0 को हम यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा 1 होता है, ठीक है। x की पावर 1, x की पावर 2 एंड सो ऑन। और इंटू ई रेस टू m तो आपका कॉमन है, तो वो आप ब्रैकेट के बाहर लिख दो या सब में अलग भी मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बात वही बची। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें इसकी जगह m1 की जगह m लिख दे रहे हैं, आप सेकेंड वाले में x का मल्टीप्लाई अलग से किया, m2 की जगह m लिख दिया, थर्ड वाले में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, m3 की जगह m लिख दिया, तो आपका यही केस बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी इतनी बात हुई। तो ये आपके 2 केस हो गए ऊपर, ये आपके 2 केस हो गए नीचे। अब आपकी बात आई कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब रियल से बात हटके कॉम्प्लेक्स पे आ गई, तो m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस जे बीटा या m बीटा, ठीक है। आपका रूट कुछ ऐसा है, तो आपका सी एफ जो होगा केस 3 में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स इंटू ई रेस टू अल्फा एक्स, वहाँ पे आपका रूट था m, ठीक है। बहुत अच्छे से प्यार से मैं सारी चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन कम से कम होगा।
तो आपका यहाँ पे अल्फा क्या है, रियल पार्ट है आपके रूट का, ठीक है, रियल पार्ट अल्फा, आपने अल्फा को ले लिया यहाँ पे। तो ये याद रखना, वहाँ पे रूट इटसेल्फ आपने m1x m1 m2 से लिखे थे, यहाँ पे आपने अल्फा रियल पार्ट लिखा। इमेजिनरी पार्ट आपका कहाँ जाएगा, वो जाएगा अंदर, कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ओनली वो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कोफिशिएंट बन के, ठीक है। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं थे, यहाँ पे ई का टर्म था, यहाँ पे कोफिशिएंट्स हुआ करते थे एक्स एक्स, यहाँ पे ये है, ठीक है। और अगर आपके ये रूट भी रिपीट हो रहे हैं, मतलब पेयर में है, m1 अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और m2 अल्फा प्लस माइनस आई बीटा दोनों सेम है, इक्वल टू m, तो क्या होगा आपका बाहर तो e टू अल्फा एक्स रहेगा, कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स के टर्म भी रहेंगे, बट इसमें जो मल्टीप्लाई होगा सिर्फ c1 नहीं होगा, हर एक कॉस मतलब इस टर्म के लिए आपके दो हो जाएंगे, c1 प्लस c2x c3 प्लस c4x, ठीक है। अगर तीन टर्म होते, ठीक है, कोई अगर आप किसी के दिमाग में बात आए जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, इफ देयर आर थ्री टर्म्स, तो उसी हिसाब से आपका CF हो जाता c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ठीक है। ये इसी पैटर्न में बढ़ेगा, ये पैटर्न था ना सेम, इसी पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, cos बीटा एक्स प्लस c1 प्लस c3 प्लस c4x प्लस c4 एंड c5 एंड c6 स्क्वायर साइन बीटा एक्स एंड होल के बाहर में e रेज टू अल्फा एक्स, ठीक है। तो ये सिर्फ बताने के लिए, ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट है, नोट में नहीं आता। तो अगर तीन रूट के पेयर है, मतलब टोटल 6 रूट है उस केस में, ठीक है, तो आपके C6 तक जाएगा, तो C वाला जो टर्म है C1 C2 वो आपके जितने रूट होंगे वो आपका वहां तक जाएगा। तो ये कंप्लीट आपने CF निकालना देखा और चारों केसेस को अच्छे से याद कर लिया और कंपेयर कर लिया। तो एक स्टार्ट पॉइंट लिखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इफ आपका x 0 है, ये कब जीरो होगा, इन होमोजीनियस इक्वेशन का केस, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन ये हमने ऊपर देखा था कि इसके भी दो केसेस होते हैं, x अगर जीरो है और नॉन जीरो, तो इफ x जीरो है तो आपका पी भी जीरो होगा, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका जीरो होगा। अब जैसे ये जीरो हुआ तो अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ CF के इक्वल हो जाएगा। तो आपने जो CF निकालना सीखा था उसकी मदद से आप अभी तो क्वेश्चन सारे कर सकते हैं जिसमें आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की है, इक्वल टू जीरो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अभी कर सकते हैं, पी सीख लेंगे तो आप फिर ये नॉन जीरो भी होगा तो वो वाले भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर x जीरो है तो आपका पी जीरो है एंड आपका CF के इक्वल होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसकी मदद से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम कान खोल के सुनेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा मान लो कि जो भी हायर ऑर्डर पढ़ रहा है, हायर ऑर्डर LDE या फिर ODE विथ और विदाउट कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, उसके लिए चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है बहुत अच्छे से, ठीक है, यहाँ से कोई ढिलाई नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक इक्वेशन आपको गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको d/dx को आपको लिखना है d, लेट, तो ये आपका हो गया d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 एंड y आपका सबसे बाहर, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहाँ पे नो पी, हमको पी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो ये है, इसमें हम m रख देंगे d की जगह, ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, ठीक है, ये सेम चीज़ यही प्रोसेस हर जगह करेंगे, आपका y एलिमिनेट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स इसके आ गए 1 एंड 2, ठीक है, इसके रूट्स आ गए 1 एंड 2। इसके रूट्स अगर हम निकालें m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m माइनस 2, ठीक है, तो इसके फैक्टर हमने इनके जो 2 इंटू 1 है तो हमने 2 इंटू 1 में कर लिया, तो m कॉमन लिया, m माइनस 2, ये मैं उनके लिए कर दे रहा हूँ जिसको ये प्लस है, वही चीज,
माइनस ऑफ, फिर हमने m कॉमन लिया तो m माइनस 2, सॉरी 1 कॉमन लिया तो m माइनस 2, मतलब -1 हमने बाहर लिया तो m माइनस 2 हो गया। तो आपका m माइनस 1 एंड m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके रूट्स यहाँ से ये निकल आए 1 एंड 2, ठीक है, ये दोनों आपके रूट्स निकल आए। अब ये कैसे रूट्स हैं, रियल एंड डिफरेंट। तो केस 1 हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, केस 1। तो आपका CF क्या होता है केस 1 के लिए, C1 ई रेस टू एक्स या फिर M1x, तो ये आपका 1 प्लस C2 ई रेस टू M2x मतलब 2x। तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो y इक्वल टू, मतलब आप सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे, याद रखेंगे, y इक्वल टू जो भी आपका आया C1 ई रेस टू एक्स प्लस C2 ई रेस टू 2x, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि pi तो यहाँ पे है नहीं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू CF ओनली, ठीक है। CF के इक्वली आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका y इक्वल टू दिस, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि एक हायर ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पे d2y है तो ये एक हाई ऑर्डर बन गई, ठीक है। इसकी पावर 1 है सबकी, तो ये आपकी लीनियर है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद, ठीक है, ये विद वाला केस है कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1, इनका -3, इन भैया का 2, ठीक है, इक्वल टू 0, मतलब ये एक होमोजीनियस है। तो इतना कैटेगराइजेशन ये किस तरीके का है और उसको सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। तो बहुत आराम से काफ़ी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में, अकेले क्वेश्चन में मैंने कवर करी। सो वी विल सी अनदर एग्जाम्पल, ये बेसिक सा एग्जाम्पल है, इसको हम शॉर्ट में करेंगे एकदम से, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका हो गया d² माइनस 4y इक्वल टू 0। आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो है आपकी FM इक्वल टू 0, मतलब m से आप रिप्लेस कर देंगे इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपके m इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो आपके रूट आए रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए दोनों रूट, ठीक है। तो आपका जो CF होगा और जो आपका CS होगा और जो आपका y होगा, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें हम ये डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके इक्वल में लिखते हैं। तो ये सब कुछ इक्वल होगा और वो आपका इस फॉर्म में होगा C1 ई रेस टू, पहला आपका क्या है +2, तो 2x प्लस C2 ई रेस टू, दूसरा क्या है आपका -2, तो -2x, ठीक है, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इतना सिंपल सा है, कोई बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस आपको केसेस याद होने चाहिए कि रूट्स आपके ऐसे हैं, रूट्स निकालना आना चाहिए, रूट्स याद होने चाहिए कि रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हैं तो आपका सॉल्यूशन ऐसा होगा, ठीक है, रियल इमेजनरी है तो आपका सॉल्यूशन ऐसा होगा, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए।